बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और जो टॉपिक चल रहा था हमारा प्रीवियस क्लास में वो था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हमने ये देखना था कि रेसिस्टेंस जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन थोड़ा सा रिपीट करते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिशन है कि हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिपीट करते हैं। तो ओम्स लॉ जो है, एक जर्मन फिजिशियस था जॉर्ज सिमन ओम। उसने जो है वो एक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो सर्किट में करंट क्रिएट हुआ हुआ होता है, इस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया था। वो ये देखना चाह रहा था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या ताल्लुक है। सो व्हाट यू फाइंड आउट, उसने क्या देखा कि अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है तो उससे पैदा होने वाला करंट भी बढ़ेगा। यानी अगर आप एक सर्किट में एक कंडक्टर के दोनों सिरों पर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाएंगे उतना ही करंट जो है वो ज्यादा होता जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने डायग्राम ली और मैंने आपको कहा कि अगर 60 पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो हमारे कंडक्टर में करंट क्रिएट हो रहा है 24 एम्पियर। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, 90 वोल्ट किया तो हमारा करंट भी इंक्रीज हो गया, 30 एम्पियर हो गया। फर्दर इंक्रीज किया हमने, 120 वोल्ट किया जी अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट भी हमारा फर्दर इंक्रीज हो गया। सो ही फाइंड आउट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसका लॉ है, ओम्स लॉ। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर आप सर्किट में इस्तेमाल होने वाले जो कंडक्टर है उसकी फिजिकल कंडीशंस को सेम रखें तो फिर उस सर्किट में जो करंट क्रिएट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। अगर आप करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में ग्राफ बनाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये था इसका जी ओम्स लॉ कि अगर हम एक कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को सेम रखते हैं तो फिर उस कंडक्टर में जो करंट क्रिएट होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाता है। यहाँ फिजिकल कंडीशन से क्या मुराद है ये हमने अगले ही टॉपिक में देखना है कि हमारा ये जो कंडक्टर है अगर हम इसकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज कर दें, लेंथ बढ़ा दें कंडक्टर की, या इसका एरिया बढ़ा दें, या इस कंडक्टर को उठा के दूसरा कंडक्टर ला दें, कॉपर का ले आए, गोल्ड का ले आए, सिल्वर का ले आए, तो फिर कुछ फर्क पड़ सकता है। ठीक है जी, क्योंकि रेसिस्टेंस चेंज होती है, वो हमने आज ही देखना है। फिर हमने ओम्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जी, और वो ये बनती है V इक्वल्स टू आई आर। अब इसमें V जो है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है उससे क्रिएट होने वाला जो करंट है उसको डिनोट किया जा रहा है। व्हाट इज R? R क्या है? यहाँ पर हम जो कांस्टेंट लाए थे, आपको याद होगा कांस्टेंट हम लाए थे ये के। के क्या होता है जी? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कि हमारा जो कंडक्टर है उसमें से कितना करंट गुजर सकता है, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसको हम कह रहे होते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। फिर हमने इसी मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने के को रिप्लेस किया था जी 1/r से। एंड व्हाट इज आर? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी की बिल्कुल जिद है, बिल्कुल उलट है। कंडक्टिविटी से मुराद है कितना करंट गुजर रहा है, रेसिस्टेंस से मुराद है करंट को कितनी रुकावट मिल रही है, कितना रोका जा रहा है, इसको आप रेसिस्टेंस कहते हैं। सो आर नाम से हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल गई इस ओम लॉ से, V इक्वल टू आई आर। इसमें से अगर हम R की वैल्यू बनाते हैं तो क्या बनता है जी? V डिवाइडेड बाय I। ये हमें R के नाम से एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस? अगर मैं सिंपली बयान करूं तो एक कंडक्टर जो है वो करंट को रोकता है, तो जितना करंट को रोक रहा है उसको आप रेसिस्टेंस कहते हैं। मैंने इसका साइंटिफिक रीजन भी आपको दिया था कि करंट का मतलब होता है हमारे जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्लो हो रहे होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कंडक्टर के नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं तो इस कंडक्टर में पॉजिटिव एटम्स भी मौजूद होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जब ये फ्लो हो रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, और टकराने की वजह से करंट का फ्लो मुतासिर हो जाता है, करंट कम होना शुरू हो जाता है, वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, करंट फ्लो हो जाएगा। सो ये जो हमारे करंट के अंदर रुकावट पैदा हो रही है ड्यू टू द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के एटम्स की वजह से करंट फ्लो में ये जो रुकावट पैदा हो रही है इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस।
जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ज्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगी, उतना कम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा एटम्स अगर आप रख लेते हो तो इसका मतलब है कि फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप करंट का फ्लो कम कर रहे हो, रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो करंट का फ्लो जो है वो कम हो रहा है। ये रेसिस्टेंस होती है कि अगर आप एक कंडक्टर में से करंट को फ्लो करा रहे होते हैं तो एटम्स जो होते हैं कंडक्टर के वो उस करंट के अंदर, उस करंट के फ्लो में रुकावट डाल रहे होते हैं, रुकावट पैदा कर रहे होते हैं। कितनी रुकावट पैदा कर रहे हैं, इसको आप रेसिस्टेंस कहते हैं। जाहिर है एक सर्किट में जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा करंट उतना कम हो जाएगा, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो हो जाएगा। एक ऐसा कंडक्टर लें जिसमें बहुत कम एटम्स होंगे तो इसका मतलब है करंट बहुत सुकून से फ्लो होगा, रेसिस्टेंस कम होगी। और अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एटम्स हैं तो करंट फ्लो को रुकावट पैदा होगी और हम कहेंगे रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो अगर आपने सर्किट ड्रॉ करना है, सर्किट बनाना होता है, कोशिश की जाती है रेसिस्टेंस कम से कम की जाए। जितनी कम रेसिस्टेंस होगी उतना अच्छा होगा, जितनी कम रेसिस्टेंस होगी उतना अच्छा होगा, करंट उतना अच्छा फ्लो होगा। रेसिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है जी। फिलहाल इसका एक फॉर्मूला हमने ये ओम लॉ से बनाया था, V अपॉन आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड कर दें तो आपको रेसिस्टेंस मिल जाती है। और इसका यूनिट जो है वो हम ओम, इसका यूनिट है, और उस ओम के यूनिट को हम किससे सिंबल देते हैं जी, ये ग्रीक लेटर है ओमेगा, ओमेगा इसका सिंबल होगा। और वैसे यूनिट क्या है जी, न्यूटन, तो सॉरी ओम। जैसे फोर्स का यूनिट होता है ना न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल होता है एन। रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम, और ओम का सिंबल है ओमेगा। फिर मैंने आगे बढ़ी जी, आगे बात करी, और हमने बात करी जी व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच द रेसिस्टेंस डिपेंड। जी हमने आज बात करनी है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी, ये तीन तीन फैक्टर्स होते हैं जिस पर एक कंडक्टर की रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। नंबर वन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई। अब ये कैसे डिपेंड करती है जी, और डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है उसको देखते हैं जी। तो पहली चीज जिस पे हमारे कंडक्टर की रेसिस्टेंस डिपेंड करती है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपर के बने हुए दो कंडक्टर ले लेता हूँ जी, एक की लेंथ कम है और एक की लेंथ ज्यादा है। ठीक है जी, ये मैंने दो कंडक्टर से ले लिए, दोनों कॉपर के, एक ही जैसा मटेरियल है, दोनों कॉपर के बने हुए, लेकिन एक की लेंथ जरा कम है, एक की लेंथ जरा ज्यादा है। ऑब्वियस बात है, जिस कंडक्टर की लेंथ कम होगी उसके अंदर वो जो एटम्स हैं जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो कम होंगे। यही होते हैं ना एटम्स, दे आर एटम्स। एटम्स हैं जी असल चीज रेसिस्टेंस के पीछे। तो अगर आप कम लंबाई का कंडक्टर लेंगे तो जाहिर बात है, ऑब्वियस बात है, उसमें एटम्स कम होंगे। और अगर आप एक बड़ा कंडक्टर ले लेते हैं तो फिर जाहिर बात है उसके अंदर जो है वो एटम्स ज्यादा हो जाएंगे। देखिए जी, ज्यादा एटम्स हो गए। और ज्यादा एटम्स का मतलब क्या है कि अब अगर नीचे वाले ऊपर वाले कंडक्टर में से अगर चार्जेस फ्लो होंगे तो एटम्स कम है, कोलिजन कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगी। और अगर नीचे वाले कंडक्टर की बात करें तो चूंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, इसमें एटम्स ज्यादा है, तो अब जब आपके जो करंट फ्लो हो रहा होगा, चार्जेस जब फ्लो हो रहे होंगे तो उनके कोलिजन के चांसेस बढ़ गए जी। देखें, तो अब यहाँ पर ज्यादा कोलिजन होगा, नीचे वाले में ज्यादा कोलिजन होगा, इसका मतलब है यहाँ नीचे वाले कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, ऊपर वाले में कम। इसका मतलब है अगर आप कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो जो रेसिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आप कंडक्टर लोगे उतने उसमें एटम्स की तादाद ज्यादा होगी, और जितने एटम्स की तादाद ज्यादा होती है कोलिजन उतने ज्यादा होंगे, उतनी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो जो कंडक्टर की रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है लेंथ से। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, तो अगर हमने सपोज करें जी इतना बड़ा टुकड़ा लिया है, इसके अंदर अगर हमारे पास 10 एटम्स हैं, तो हमने उसका डबल टुकड़ा ले लिया तो उसमें हमारे पास कितने एटम्स होंगे, 20 एटम्स होंगे। अब जब 10 एटम्स हैं जी, सब एटम अगर 10 एटम है तो कोलिजन्स कम हो रहे होंगे, 20 एटम्स है तो जाहिर बात है कोलिजन ज्यादा होगा। तो नीचे वाले में रेसिस्टेंस ज्यादा हो गई, ऊपर वाले में कम। लेंथ बढ़ाई, रेसिस्टेंस बढ़ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड फैक्टर जो है वो है एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी आपका कंडक्टर जो है उसका एरिया कितना बड़ा है जी, वो कितना चौड़ा है। यहाँ पर हम दो कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं जी।
एरिया वाइज यानी कि सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं हम यहाँ पर कंडक्टर को। तो हम यहाँ दो कंडक्टर कंसीडर करेंगे जी। इसके लिए जरा मैं दो सर्किल बना लेता हूँ। एक ये, इसका एरिया कम ले लिया मैंने, और एक ये कंडक्टर, इसका एरिया मैंने ज्यादा ले लिया। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है जी, एरिया जो है वो कम है, यहाँ एरिया जो है वो ज्यादा है। सही है, नहीं नजर आ रहा होगा आपको, ये सर्किल कम है तो सर्किल का एरिया कम हो गया। ये वाला कंडक्टर जो है ये बहुत ज्यादा चौड़ा है तो इसका एरिया जो है वो ज्यादा हो गया। तो ऊपर हमने देख लिया लेंथ से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं एरिया की। व्हाट अबाउट द एरिया? तो अब हम जानते हैं जी कि हमारे पास एटम्स होते हैं अंदर, और वो एटम्स रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे। अब अगर हम कम एरिया लेंगे तो जो एटम्स हैं उनके पास कम जगह हो गई जी, और वो ज्यादा करीब करीब होंगे। ऐसे सपोज करो इसके अंदर जो है हमने एटम्स 10 कर लिए जी, और ये सारे जितने भी एटम्स है वो काफी क्लोज हो गए। और अगर इतने ही एटम्स को अगर आप एक बड़े एरिया में फैला दो तो फिर अब एटम्स जो है वो दूर दूर हो जाएंगे। सही है जी। अगर आपके पास 10 इंसान है, एक छोटे रूम में डालेंगे तो वो 10 इंसान जो है एक दूसरे के करीब होंगे बहुत। और अगर एक बड़े रूम में अगर आप उनको रख देते हो तो फिर वो इंसान एक दूसरे से काफी दूर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही मामला है। अगर आप एक छोटा कंडक्टर लेते हो जिसका एरिया कम है, एक ऐसा कंडक्टर लेते हो ना जिसका एरिया कम है यानी पतला वायर, तो उसमें जितने भी एटम्स हैं वो काफी क्लोज क्लोज हो गए। और अगर आप वही मटेरियल, उसी कॉपर वायर का मटेरियल लेते हैं लेकिन एक बड़ा चौड़ा वायर लेते हैं, एरिया बड़ा है, तो अब जो उसमें जितने एटम्स होंगे उनको काफी स्पेस मिल गई है और वो काफी एक दूसरे से दूर होंगे। तो अब यहाँ पर ए वाले वायर में, इस वाले वायर में कोलिजन के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा कोलिजन के चांसेस हैं, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप क्लोज क्लोज होंगे और जब इनमें से चार्जेस फ्लो रहे होंगे तो वो जाहिर बात है टकराएंगे ज्यादा। ज्यादा कोलिजन होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी जी, इस वायर में ज्यादा होगी। ज्यादा कोलिजन हो रहा है, ज्यादा रेसिस्टेंस। जबकि इस वाले वायर को अगर हम देखें तो यहाँ एटम्स जो है वो एक दूसरे से काफी दूर है, तो यहाँ कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे। जाहिर बात है काफी गैप नजर आ रहा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इन गैप्स में से निकल जाएंगे, कोलिजन कम होगा। और जब कोलिजन कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, रेसिस्टेंस कम हो जाती है। तो आप देख रहे हो, एरिया अगर आप कम कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो रही है, एरिया अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस कम हो रही है। इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो रेसिस्टेंस है वो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो चीजें हो गई। अगर आप कॉपर वायर लेते हैं छोटा, कॉपर वायर लेते हैं बड़ा, लेंथ में फर्क करते हैं, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। छोटे वायर में रेसिस्टेंस जो है वो कम होगी, बड़े वायर में रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि जी छोटे छोटे वायर्स को यूज किया जाए सर्किट्स बनाने में ना, बड़े बड़े वायर ना यूज किए जाए। अगर आपको सपोज करें जी यहाँ पर आपके पास एक है जी करंट सोर्स है और यहाँ पर आपके पास बल्ब है, तो आप कोशिश करेंगे जी डायरेक्ट बस ऐसे वायर लगा दें, ठीक है, लेंथ कम करें ताकि रेसिस्टेंस जो है वो कम रहे। अगर आप ये करते हैं जी कि ऐसा वायर लेते हैं, ऐसा वायर लेते हैं, ऐसा वायर लेंगे, तो फिर यहाँ रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, इस वायर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट जो है ना वो कम आएगा। करंट कम आएगा बिकॉज रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने लेंथ बढ़ा दी, लेंथ बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसलिए कोशिश की जाए ऐसे वायर को यूज किया जाए। इसी तरीके से एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप पतले वायर यूज करेंगे, पतले वायर यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट कम होगा। और मोटे मोटे वायर यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस जो है वो कम होगी और करंट फ्लो जो है वो ज्यादा होगा। यही वजह है कि कोशिश की जाती है कि ज्यादा मोटे मोटे वायर, देखे ना पतले वायर जो है वो जरा जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, मोटे मोटे वायर ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। तो दो फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए जी, एक है जी एरिया, एक है जी लेंथ। लेंथ से रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप लेंथ कंडक्टर की बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा। और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा है जी नेचर, यानी आप किस मटेरियल का कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर बात है नेचर तो डिपेंड करेगा। कॉपर का इस्तेमाल करेंगे एक अलग कंडक्टर, अलग रेसिस्टेंस होगी। गोल्ड का इस्तेमाल करोगे आप वायर, एक अलग रेसिस्टेंस होगी। आयरन का इस्तेमाल करेंगे एक अलग रेसिस्टेंस होगी। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे तो अलग रेसिस्टेंस होगी। डिफरेंट नेचर ले लो आप कंडक्टर के, डिफरेंट रेसिस्टेंस होगी जी बिकॉज ऑफ दी एटम्स। जाहिर बात है हर हर मटेरियल के अंदर एटम्स की तादाद और उसका साइज डिफरेंट होता है। यहाँ एटम्स की तादाद जो है वो थोड़ी सी जो है वो आपको कम मिलेगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, करंट अच्छा फ्लो होगा।
जबकि आयरन में एटम्स की तादाद ज्यादा होती है, तो ज्यादा रेसिस्टेंस मिल जाएगा और करंट कम हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है, ज्यादातर वायर जो है वो कॉपर के यूज किए जा रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एटम्स की तादाद कम होती है, लिहाजा जब करंट फ्लो होगा तो फ्रीली फ्लो हो जाएगा, सुकून से गुजरेगा, कोलिजन्स कम होंगी, रेसिस्टेंस कम होगा। तो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं जी हमारे पास जो रेसिस्टेंस आया था अभी हमने जो फिजिकल उसमें ओम लॉ में पढ़ा। तो ये जो रेसिस्टेंस है, एक तो ये वो ऊपर देखा आपने ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम मटेरियल की बात करें तो कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर के एरिया और कंडक्टर का जो नेचर होता है, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि नेचर का अपना अपना कंडक्टर वो होता है रेसिस्टेंस। अब हम इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमने देखा जी हमारे पास रेसिस्टेंस जो है नंबर वन लेंथ से होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R is directly proportional to L। लेंथ बढ़ाएंगे कंडक्टर की, रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। नंबर टू, एरिया से हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाती है। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा R अल्फा L अपॉन A। और अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके कांस्टेंट लाते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट आएगा ये वही डेंसिटी वाला सिंबल है रू, लेकिन यहाँ इसको हम डेंसिटी नहीं कहेंगे, ये कुछ और टर्म है। तो यहाँ हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया, इक्वल का साइन आया और ये रू वर्ड हमने कांस्टेंट के तौर पे लिया है। क्या है ये मैं अभी बताता हूँ आपको, L अपॉन A। तो ये हमने रेसिस्टेंस का एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। रेसिस्टेंस के दो फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला हमारे पास रेसिस्टेंस का क्या था जी, ओम्स लॉ से बनाया जी, V डिवाइडेड बाय I। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे जो सर्किट में रेसिस्टेंस होती है पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगा। या उल्टा कह लो, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो रेसिस्टेंस कम होता है। और अगर आप करंट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, रेसिस्टेंस इंक्रीज करनी होगी, इनवर्सली है। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है जी जिससे हमें पता चलता है कि हमारा रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से ताल्लुक रखता है। और दूसरा फॉर्मूला हमने ये बना लिया जी, R इक्वल्स टू रू L अपॉन A। यहाँ फिजिकली हम बता रहे हैं कि हमारा जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, और ये जो रेसिस्टिविटी है ये नेचर है। तो ये नेचर हो गया, लेंथ हो गया और एरिया हो गया। लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास कंडक्टर के, सॉरी रेसिस्टर के। ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म्स पर है, और ये जो है फिजिकल कंडीशंस के टर्म्स पर है। अब आते हैं ये जो हम कांस्टेंट लाए हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने में, रू जो वर्ड है ये है क्या चीज, इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये जो रू है ये रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होती है। इससे मुराद क्या होता है कि अगर हम एक यूनिट एरिया और एक यूनिट लेंथ का टुकड़ा लें, उसकी रेसिस्टेंस कितनी है, फिक्स कर दिया हमने लेंथ और एरिया, आपने फिक्स कर दिया। रेसिस्टिविटी से मुराद क्या है जी, अगर आप एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसका एरिया कितना हो, एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ कितनी हो जी, उसकी लेंथ हो जी 1 मीटर, तो अब उसमें जो रेसिस्टेंस होगी ना उसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। मिसाल के तौर पे बहुत बड़ा जी आपके पास ये है जी, बहुत बड़ा कंडक्टर, इसकी लेंथ भी बहुत सारी है, एरिया भी इसका बहुत सारा है जी, रेसिस्टेंस भी बहुत आ रही है, लेकिन आप इसका एक यूनिट टुकड़ा निकाल लें, एक ऐसा टुकड़ा निकाल लें जी जिसका यूनिट एरिया हो, यूनिट लेंथ हो, ये निकाल लिया। अब इसका जो है ना यूनिट एरिया है, एरिया कितना है इस टुकड़े का 1 मीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ कितनी है जी 1 मीटर। अब आप चेक करें यहाँ रेसिस्टेंस कितनी है, इस टुकड़े में जितनी रेसिस्टेंस होगी ना उसको हम कह रहे होते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है जी। तो रेसिस्टिविटी क्या है जी, रेसिस्टेंस इन अ कंडक्टर ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। एक ऐसा कंडक्टर का टुकड़ा आपके पास हो जिसके अंदर एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ है 1 मीटर, तो फिर उस कंडक्टर के टुकड़े में जितनी रेसिस्टेंस होगी उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। और ये वो चीज है जो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, कंडक्टर के नेचर पे, नेचर ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ नेचर भी इंक्लूड हो गया। ठीक है जी। तो अगर ये आयरन होगा अगर कंडक्टर,
तो अलग रेसिस्टिविटी होगी, कॉपर होगा तो अलग रेसिस्टिविटी होगी, गोल्ड होगा तो अलग होगी, सिल्वर होगा तो अलग होगी। तो इस फॉर्मूले में हमने तीनों चीजों को इन्वॉल्व कर दिया जी। देख लें जी, नेचर भी आ गया रेसिस्टिविटी के नाम पर, लेंथ भी आ गई और एरिया भी आ गया। तो ये रेसिस्टेंस की हमने बात करी। हमने देखा रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से बना हुआ है, एक फॉर्मूला नेचर, लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर से बना हुआ है। लेकिन एक और फैक्टर है, एक और चीज है जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करती है, एक और चीज रह गई। नेचर हो गया, लेंथ हो गया और एरिया हो गया, लेकिन एक और चीज है उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करती है और वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है रेसिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। यानी खाली रेसिस्टेंस कितनी बड़ी चीज हो रही है, देख रहे हो आप। पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रही है, करंट पे भी डिपेंड कर रही है, कंडक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड कर रही है, कंडक्टर के एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, कंडक्टर के नेचर पे भी डिपेंड कर रही है, और अब कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। क्यों भाई? इसका जरा साइंटिफिक रीजन मैं आपको दे देता हूँ कि भाई टेम्परेचर से ऐसा क्या मसला आ जाता है जी, रेसिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसके साइंटिफिक रीजन को देख लेते हैं पहले कि व्हाई इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, या हमने थर्मल कंडक्टिविटी पहले चैप्टर में हमने बात की थी कि अगर मैं किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उसके जो एटम्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेशनली वाइब्रेट करने लगेंगे, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगेंगे, तो एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जाहिर बात है, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अगर एटम्स की वाइब्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो गई तो जो एटम्स पहले साइडों से निकल गए, जो चार्जेस साइडों से निकल रहे थे, अब एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से वो मजीद टकराएंगे। मिसाल के तौर पे जी, ये एक एटम है, एक ये एटम है, ये कंडक्टर का, ये एटम है, पहला एटम, दूसरा एटम। अभी मैंने टेम्परेचर वेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो ये बस सिर्फ समझ लो इस एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा था और ये वाला इस एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा था। ठीक है जी, अभी हमने इसका नॉर्मल टेम्परेचर किया हुआ है, तो ये जो एटम्स हैं इनकी ये वाइब्रेशन है, इस वाले की यूं यूं वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला यूं। तो अब अगर कोई चार्ज हमारा फ्लो हो रहा होगा इस कंडक्टर में से, कोई भी चार्ज, तो वो इस रास्ते निकल जाएगा जी, इस बीच के गैप में से निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है ना। चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, देखिए यहाँ से भी निकल सकता है, चार्जेस सकून से निकल रहे हैं। लेकिन हमने इसका टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज। अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अब भी नो दैट कि अब ये एटम ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, तो ये जो एटम है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये यहाँ तक और यूं यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है। सिमिलरली ये जो एटम है इसका भी बढ़ गया जी, और ये यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है, ये यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है। तो हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज किया तो क्या देखते हैं जी हम, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और इस वाइब्रेशन इंक्रीज क्यों होती है, ये हमने थर्मल का एक्सपेंशन में पढ़ा है कि जब आप टेम्परेचर दोगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनका मोशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका मोशन वाइब्रेटरी होता है तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। अब आपको आइडिया हो रहा होगा, अब कोई तीन इलेक्ट्रॉन जब इस हिस्से अब दोबारा गुजरने की कोशिश करेंगे तो दो टकरा जाएंगे, ये भी टकरा गया, ये भी टकरा गया, सिर्फ एक ही फ्लो हो पाया। देख रहे हो अब आपकी कोलिजन बढ़ गई है, रेसिस्टेंस बढ़ गई। पहले 3 एम्पेयर करंट जा रहा था जी, अब सिर्फ 1 एम्पेयर करंट जा रहा है। पहले कोलिजन नहीं हो रहे थे, अब ज्यादा होना शुरू हो गया, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, रेसिस्टेंस बढ़ गई है, अब करंट को रुकावट मिलना शुरू हो गई है, करंट ज्यादा रुक रहा है, करंट ज्यादा ब्लॉक हो रहा है, करंट को ज्यादा रुकावट मिल रही है, रेसिस्टेंस बढ़ गई, टेम्परेचर कम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, तो हमने ये इसका साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके जो एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, एटम की वाइब्रेशन, जब मैं ये पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, एटम्स की जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, चांसेस ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, चांसेस ऑफ कोलिजन। तो जो कोलिजन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, और जब कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोलिजन ज्यादा होगा, तो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, हम कहेंगे रुकावट ज्यादा हो गई है, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गई, करंट कम हो गया।
ठीक है जी। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्या देखते हैं जी, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करती है। अब यहाँ इसका मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं जी, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं। तो सपोज करें जी मेरे पास ये एक कंडक्टर है जी, लेट से ये कंडक्टर है, इसकी इसका इस वक्त टेम्परेचर कह लें जी, इसका टेम्परेचर है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टाइम पे अगर मैं इसकी रेसिस्टेंस को नापता हूं तो वो है जी RO, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब मैंने इसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है जी, T1 था, अब मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया, इसको T1 ना कहें बल्कि मर्जी है, इसको आप इसको TO कह लें, और इसको हम कहेंगे T, खाली T। मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जी, T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। ठीक है। RO और RT, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो RO है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो T है खाली। तो हम क्या देखते हैं जी, इसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, इस टाइम पे टेम्परेचर को हम कहते हैं TO। इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया, इनिशियल टेम्परेचर TO से हम इसको डिनोट करते हैं जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा हर कंडक्टर का TO 0 से लिया जाता है। और इस टाइम पर जो उसकी इनिशियल रेसिस्टेंस थी, इनिशियल रेसिस्टेंस, उसको आप RO से डिनोट करोगे। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, नाउ द फाइनल टेम्परेचर इज, फाइनल टेम्परेचर जो है उसको आप T से डिनोट करेंगे, और उसकी जो फाइनल रेसिस्टेंस हो जाएगी उसको आप सिर्फ R से डिनोट करेंगे। तो आपके पास टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टाइम पे रेसिस्टेंस RO थी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, नाउ द हायर टेम्परेचर इज T, एंड अब इसकी जो रेसिस्टेंस है वो चेंज हुई भी होगी, और अब इसकी रेसिस्टेंस को आप कहोगे RT। टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये RT बड़ी होगी, टेम्परेचर कम किया है तो ये RT कम होगी। अब यहाँ पर आप जो है वो अगर हम इसको ऑब्जर्वेशंस देखें, अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखें तो ये जो हमारी रेसिस्टेंस में तब्दीली आ रही है ना, डेल्टा T, पहली बात है ये कितना होगा, RT माइनस RO, फाइनल रेसिस्टेंस माइनस इनिशियल रेसिस्टेंस। जबकि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ जी, चेंज इन टेम्परेचर हुआ T माइनस T0 विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट T। चेंज इन टेम्परेचर जो है ना वो आपको जो T दिया हुआ होगा उसके बराबर होगा। अब अगर हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखें, यहाँ कोई लॉ तो नहीं है, कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो आपके रेसिस्टेंस में तब्दीली आ रही होगी दो चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक ओरिजिनल रेसिस्टेंस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेसिस्टेंस है, अगर इनिशियल रेसिस्टेंस जितनी कम होगी तो चेंज इन टेम्परेचर भी उतना कम आएगा, चेंज इन रेसिस्टेंस। और अगर इनिशियल रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो जो रेसिस्टेंस में तब्दीली आ रही होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरी चीज जिस पर ये डिपेंड करती है चेंज इन रेसिस्टेंस, वो है जी आपके टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि डेल्टा T। दो चीजों पे रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है, तो रेसिस्टेंस में जो तब्दीली आ रही है, एक हम टेम्परेचर में कितनी तब्दीली लाते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंजिंग करोगे उतनी ज्यादा जाहिर बात है रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, चेंज इन रेसिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। और दूसरी चीज क्या है जी, ओरिजिनल रेसिस्टेंस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेसिस्टेंस है, जितनी ज्यादा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस होगी, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो उतना ज्यादा आएगा, चेंज इन रेसिस्टेंस, सॉरी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं, अगर हम, ये बिल्कुल थर्मल एक्सपेंशन वाला मामला लग रहा होगा आपको, वहां पे भी ये था ना डेल्टा T इक्वल्स टू T1, और डेल्टा L इक्वल्स टू L1, और डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा, ये था याद करो, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, सॉरी ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये वही वाला मामला आ रहा है, ठीक है। ये बस सारा थ्योरी थर्मल एक्सपेंशन पे था, ये रेसिस्टेंस पे। दोनों को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा RT, और डेल्टा R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 डेल्टा T से। अब आप इसको खत्म करें प्रोपोर्शनैलिटी को तो इक्वल साइन आया है, और जो कांस्टेंट आएगा वो खुद एक अल्फा है, RO डेल्टा T। अब ये जो अल्फा हम लाए हैं ना कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। मटेरियल्स पर डिपेंड करता है ये, हर मटेरियल का अपना अलग अलग अल्फा होता है। तो ये आ गया जी हमारे रेसिस्टेंस में जो तब्दीली आ रही है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। अगर आप फाइनल रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं, RT निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा R की जगह उसकी वैल्यू डाल दें, RT माइनस RO
इक्वल्स टू एल्फा आर ओ डेल्टा टी। अब इस माइनस आर ओ को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आर टी इक्वल्स टू आर ओ प्लस एल्फा आर ओ डेल्टा टी। और अब आप ये आर ओ कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आर टी इक्वल्स टू आर ओ, आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये बिल्कुल थर्मल एक्सपेंशन वाली डेरिवेशन है, बस यूं समझ लो आप कि आपने वहां एल यूज किया था लीनियर एक्सपेंशन में, बी यूज किया था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में, और आर यूज कर रहे हो आप थर्मल एक्सपेंशन में। तो वहां 2 और 1 था, या आर टी और आर ओ होगा। तो ये हो गया जी तीसरा रेसिस्टेंस के फॉर्मूले, जिससे हमें साबित होता है कि हमारी रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो 3 फॉर्मूले हो गए जी, एक रेसिस्टेंस के 3 फॉर्मूले हो गए। पहला रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया आर इक्वल टू बी अपॉन आई। इस फॉर्मूले में हमें पता चलता है कि हमारी जो रेसिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड करती है। दूसरा फॉर्मूला हो गया जी आर इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल अपॉन ए। और इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि हमारी जो रेसिस्टेंस है वो नेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है। जबकि तीसरा फॉर्मूला हो गया जी आर टी विच इज इक्वल टू आर ओ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यानी कि खास टेम्परेचर पे जो आपकी रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करती है जी दो चीजों पे, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी रेसिस्टेंस थी, दूसरा मटेरियल, अल्फा का मतलब मटेरियल हो गया, और तीसरा टेम्परेचर में आप कितना तब्दीली डालोगे। जितने टेम्परेचर में तब्दीली डालोगे उतनी रेसिस्टेंस में आपकी फर्क आ जाएगा। तो ये हो गया रेसिस्टेंस का टॉपिक यहाँ कंप्लीट। अब बस हमारे पास जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैं टाइटल अभी से डाल देता हूँ। रेसिस्टेंस हमने पढ़ लिया, ओम लॉ हमने पढ़ा, वहां से हमारे सामने क्रिएट हुआ जी एक नया क्वांटिटी रेसिस्टेंस। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी क्या होता है, उसके फॉर्मूला एक देखा, पता चला जी रेसिस्टेंस खाली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे तो वो डिपेंड नहीं करती, फिजिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। तो फिजिकल कंडीशंस के लिए भी हमने एक फॉर्मूला बना लिया। फिर हमने देखा कि नहीं जी रेसिस्टेंस जो है वो तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, तो हमने टेम्परेचर पे भी एक फॉर्मूला बना लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा, 2, 3, 4 रेसिस्टर्स अगर हमारे पास मौजूद है तो हम उनको किन किन तरीकों से, कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से मेथड से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल कैपेसिटर वाला टॉपिक था, याद होगा पिछले चैप्टर में आपने कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन पढ़ी थी। क्या अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर्स मौजूद होते हैं तो हम 2 तरीकों से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। यहाँ पर भी यही मामला होगा, हम 2 तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं। एक कहलाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक कहलाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये चीज इंशाल्लाह हमने जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेनी है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ 2-3 डेरिवेशन हम कर चुके हैं तो वो मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ अब हमारे पास जो है रेसिस्टेंस का टॉपिक जो है ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, ठीक है जी। इस चीज को, यहाँ तक के हिस्से को देख लिएगा, कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। अदरवाइज हम जो है नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पर बात करेंगे, सीरीज और पैरेलल। एक काम ये करिएगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का टॉपिक गुजरा है आपका पिछले चैप्टर में, थोड़ा उसको देख लिएगा, 19-20 वही होगा मामला ये, ठीक है। तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसा ही मामला होना है। लिहाजा उस टॉपिक को जरा कल से पहले पहले एक दफा जो है उसको रिवाइज कर लीजिएगा।